तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए नागराज की त्रिफना का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस बवंडर को सिर्फ हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब 1 मिनट से पहले सोच ले कि तू नीचे गिरकर मरना चाहता है या हमको आज़ाद करके बवंडर से बचना चाहता है। नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो वरना मैं राजा कैसे बनूंगा। लो, मैं तुम दोनों को आज़ाद करता हूँ। शाबाश। और अब हम तुमको बंधक बनाते हैं। यंत्र से निकले रस्सियों के टुकड़े ने ऊपर उठकर विसंधर को जकड़ना शुरू कर दिया और फिर हल्के होते बवंडर के साथ साथ विसंधर नीचे आता आता गया। इनसे छूटने की कोशिश मत करना विसंधर, असफल रहोगे। ये तिलिस्मी रस्सियां हैं, जितना छटपटाओगे उतनी ही और कसती जाएगी। अब बताओ नागपाशा और गुरुदेव यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन गुरुदेव ने यहाँ के मृत राजा मणिराज की भस्म को नागपाशा की त्वचा के साथ कुछ रसायनों में मिलाया है और उसे एक अद्भुत यंत्र के अंदर रखा है। अब कुछ अजीब सी वस्तु बना रहा है। राजा मणिराज की भस्म, नागपाशा की त्वचा और कुछ रसायन क्या करना चाहता है गुरुदेव। कहीं उस यंत्र का आकार गर्भाशय जैसा तो नहीं है विसंधर। कुछ कुछ वैसा ही है। ओह, समझ गया कि गुरुदेव क्या कर रहा है। अनर्थ होने जा रहा है। फेसलेस, मेरे साथ आओ। हमको नागपाशा और गुरुदेव को रोकना होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन जाने से पहले मुझे तो खोलते जाओ। चले गए। नागद्वीप के भावी राजा की ये दशा, इन सबको मृत्युदंड दूंगा। पास में ही इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है नागपाशा। बस 1 घंटे बाद तुम नागद्वीप के सम्राट होगे। कभी नहीं वेदाचारी, तू तू यहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं तुझे अपने हाथों से खत्म करूँगा। वहां से थोड़ी ही दूर एक और भीषण टकराव नागद्वीप को कपा रहा था। नागद्वीप की प्रजा को मैं तेरे अंकुश से कैसे मुक्त करूंगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको मुक्त करने से पहले यह अंकुश तेरे हाथों से गिराना होगा। मैं कह चुकी हूँ कि ये असंभव है नागराज। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है नगीना। तुझे अंकुश गिराना ही होगा। नागराज समझता है कि मैं जल में सांस न ले पाने के कारण तड़प कर अंकुश गिरा दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नागराज जल में मरेगा। ओह, नगीना ने मुझे किसी लचीले पारदर्शी खोल में ढक दिया है। अब न तो मैं सर्प शक्तियाँ का प्रयोग कर सकता हूँ और न ही इच्छाधारी रूप में बदल कर मुसीबतों से बच सकता हूँ। और मुसीबत इन गुलाम शार्क मछलियों के रूप में मेरी तरफ बढ़ी आ रही है और इनके तेज दांत इस लचीले आवरण के ऊपर से भी मेरे शरीर को काटने की क्षमता रखते हैं। हमला कई तरफ से हो रहा था, बचना असंभव है। इनका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना होगा और शार्क का ध्यान सिर्फ एक ही चीज खींच सकती है, खून की गंध। लेकिन इस आवरण के बाहर तो मेरा कोई सर्प निकल नहीं सकता। मैं इनमें से किसी का खून निकालने के लिए खरोंच तक नहीं मार सकता। सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे जान को दांव पर लगाना होगा। नागराज तेजी से एक शार्क के खुले मुंह में घुसता चला गया और फिर अंदर से एक शक्तिशाली दबाव शार्क के जबड़ा चीरता चला गया। खून की लकीरें पानी में तेजी से घुलने लगी और खून की गंध मिलते ही शार्कों की गुलामी पर उनकी भूख हावी हो गई। एक बेजुबान प्राणी बेकार में मारा गया। खैर, जब तक शार्कों का ध्यान अपनी साथी को खाने में लगा है तब तक मुझे इस आवरण से निकलने का रास्ता तलाश लेना चाहिए। लेकिन इससे निकलूं कैसे। इस पर तो जितना भी जोर लगा लो रबर की तरह खिंचता चला जा रहा है। इसका लचीलापन खत्म करना होगा। शीतनाग, मुझे एक बार फिर तुम्हारी शीत फुंकार की जरूरत है। शीतनाग कुमार की शीत फुंकार ने आवरण को जमा कर उसको कड़ा करना शुरू कर दिया और इस वार नागराज की शक्ति के सामने आवरण टिक नहीं पाया। ये आज़ाद हो गया। इस पर दूसरा वार करना होगा तुरंत। नहीं नगीना, अब तुझे वार करने का मौका मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज की तलाश में तुझे समुद्र में लेकर आया था वह मुझे सामने नजर आ रही है। कुछ ही पलों बाद जब नागराज नगीना की तरफ बढ़ा तो उसके हाथ में था जूता। नागराज मुझे जूते से पीटना चाहता है। तू क्या समझ रही है। ये मैं जानता हूँ नगीना, मैं तुझे जूते से नहीं बल्कि जूते में कैद उस ईल मछली से पिटवाना चाहता हूँ जो स्पर्श करते ही बिजली का ऐसा तेज झटका देती है जो घोड़े को भी बेहोश कर दे। नगीना तो इस झटके से तांत्रिका होने के कारण बच गई, लेकिन उसका अंकुश हमेशा के लिए समुद्र की अतल गहराइयों में खो गया है। अब मुझे नागद्वीप की प्रजा को अंकुश से मुक्त करना है। नागराज अब नागद्वीप वासियों को मुक्त कराने जा रहा है, लेकिन वे उसे जिंदगी से मुक्त कर देंगे, क्योंकि जिनके शरीरों में मैं अंकुश धंसा चुकी हूँ वे अभी भी मेरे गुलाम हैं।
और इसी वक्त नागद्वीप की उस गुप्त गुफा में ये बच कर जाने ना पाए नागपाशा। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। तू अप्राकृतिक कार्य कर रहा है गुरुदेव, इसलिए तेरे यंत्र को नष्ट करने में प्राकृतिक शक्तियाँ भी हमारे साथ देगी। हम बचे या ना बचे, लेकिन हम तेरे यांत्रिक गर्भाशय को नष्ट करके ही जाएंगे। उससे पहले मैं तुम दोनों को नष्ट कर दूंगा बुड्ढे। हमसे पहले ये गर्भाशय नष्ट होगा नागपाशा। ये कैसा यंत्र है जो मुझ पर डंक जैसी किरणें छोड़ रहा है। अब मैं इसमें अपना डंक मारता हूँ। देखा, टुकड़े टुकड़े हो गया ना तेरे तिलिस्मी यंत्र। ये तिलिस्मी यंत्र है नागपाशा, इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। देख, इसके अंदर ऐसे कई या सारे यंत्र भरे हुए हैं और इनमें से हर यंत्र के अंदर और ऐसे ही यंत्र भरे हुए हैं। तू खत्म करता जा, ये बढ़ते जाएंगे तेरे रक्त बीज की तरह। गुरुदेव बचाओ, ये तो मेरा सारा बदन सुझा देंगे। मुझसे क्यों मदद मांग रहा है मूर्ख, मैं तो खुद व्यस्त हूँ। केंटुकी से मदद मांग। केंटुकी, नागपाशा को कोई अतिरिक्त शक्ति दे। दूर लैब में बैठे केंटुकी ने यंत्रों से कुछ छेड़छाड़ की और नागपाशा का शरीर चमकने लगा। आहा, मैं ऊर्जामय हो गया। अब ये यंत्र मुझ पर वार करते ही खुद झटका खा खाकर नष्ट हो रहे हैं। अब इसी तरह से तू भी नष्ट होगा फेसलेस। हमको इससे ही आभास था कि हमारे तिलिस्मी यंत्र से बचने के लिए तू ऐसा ही कुछ करेगा नागपाशा। हम इसके लिए भी तैयार हैं। अब तू जहाँ पर भी पैर रखेगा वहाँ पर विस्फोट होगा, क्योंकि मैंने तिलिस्म द्वारा जमीन में विपरीत ऊर्जा दौड़ा दी है और विपरीत ऊर्जाएं आपस में मिलते ही विस्फोट करती है। गुरुदेव, वेदाचार्य इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है और इस बार इसके साथ खतरनाक फेसलेस है। इसकी पोती नहीं, ये गर्भाशय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगले ही पल गुरुदेव के वार ने गुफा से बाहर जाने वाले एकमात्र रास्ते को चट्टान से बंद कर दिया। ये क्या क्या है गुरुदेव, अब हम भागेंगे कैसे? तुमने सचमुच ये वार करके बहुत बड़ी भूल की है गुरुदेव। भूल नहीं, अक्लमंदी की है वेदाचार्य। अब तुम ये खबर लेकर नागराज तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, जबकि हम केंटुकी की मदद से यंत्रों सहित यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अपनी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए केंटुकी दूरप्रेषण करो। अगले ही पल नागपाशा एवं गुरुदेव सभी यंत्रों के साथ अदृश्य होने लगे। घुट घुट कर मरना वेदाचार्य और हर जाति सांस के साथ मुझे याद करना अपने काल को। हम फंस गए हैं फेसलेस। मेरे पास गुरुदेव की इस चाल की काट है, लेकिन अब वह काट लेकर मैं नागराज तक नहीं पहुंच सकता। अब गुरुदेव सफल होकर ही रहेगा। नागराज तक खबर या काट पहुंचने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि नागराज के सामने उसकी मौत के रूप में मौजूद थी नागद्वीप की समस्त जनता। मारो, मार डालो नागराज को, यह हमारी स्वामिनी नागिना का आदेश है। अब मौत से बचकर दिखा नागराज, देखूं कि तू हजारों इच्छाधारी नागों से भला कैसे निपट पाता है। मेरे शरीर में इतने विष है नागिना जो हजारों तो क्या लाखों सर्पों को भी बेहोश कर दे, और मेरे शरीर में इतने सर्प हैं जो तेरे सारे अंकुशों को निकाल फेंके। और अगर तुम्हारी फुंकार को मेरा तंत्र मुंड बीच में ही पी जाए और मेरे गुलामों तक ना पहुंचने दे तो क्या करोगे नागराज? मेरे खजाने के रत्नों ने नागिना की तंत्र शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया है। वह मेरे वार को बेकार कर रही है और ये धारदार हथियार मेरे अंग काटने पर उतारू हैं। अब मुझे भी एक सेना का इंतजाम करना होगा, ताकि मैं शांति से इस मुसीबत से निपटने का रास्ता सोच सकूं। शीतनाग कुमार, सोडांगी, नागू और मेरे शरीर में बसने वाले तमाम इच्छाधारी सर्पों, मेरे शरीर से बाहर आओ और नागद्वीप वासियों से टक्कर लो। पर ध्यान रहे, हमको इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनको अंकुश से मुक्त कराना है। नागराज के शरीर से सैकड़ों सर्प बाहर आने लगे। वाह नागराज, अद्भुत है तू और अद्भुत है तेरी शक्तियाँ, लेकिन नगीना तुझे अपने अरमानों पर पानी फेरने नहीं देगी। जैसे ही तेरा पलड़ा भारी होगा वैसे ही मैं भी युद्ध में कूद पड़ूंगी। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। नागराज को राहत तो जरूर मिली थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। इनसे कुछ के अंकुश को तो मैं सूक्ष्म सर्पों से ढकवा सकता हूँ, लेकिन नागद्वीप वासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो इनको मुक्त करने में ही महीनों लग जाएंगे। सम्मोहन ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इनको एक साथ सम्मोहित करूँ तो कैसे? सम्मोहन आँखों से होता है और इतनी बड़ी भीड़ को सम्मोहित करने के लिए मेरी आँखों को साइज कम से कम एक पूरे इंसान जितना तो होना ही चाहिए, ताकि ये सभी एक साथ मेरी आँख को देख सके
कैसे? और यह असंभव है या शायद संभव है। मेरे ध्वंसक सर्प रेतीली जमीन का तापमान बढ़ाकर इनको पिघला रहे हैं। बन गया काम। नागराज ध्वंसक सर्प एक ही स्थान पर छेड़ता चला गया और वहाँ की रेत तेजी से पिघलने लगी। ये नागराज अपने ध्वंसक सर्प जमीन पर मार मार कर बेकार क्यों कर रहा है? क्या करना चाहता है नागराज? रेत पिघलकर शीशे में बदल रही है और शीशा रेतीली जमीन में गड्ढा हो जाने के कारण एक खास आकार ले रहा है, एक लेंस का आकार, विशाल लेंस। और कुछ ही पलों बाद, नागद्वीप के वासियों, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ है तुम्हारा दुश्मन नागराज। देखो, गौर से देखो, मेरी आंखों में देखो और देखते रहो, देखते रहो। अब तुम मेरे सम्मोहन के वश में हो, अंकुश के वश में नहीं हो। मेरा हुक्म मानो, उखाड़ फेंको ये अंकुश, अपने शरीरों से उखाड़ फेंको। नागराज का सम्मोहन बहुत शक्तिशाली है। नागद्वीपवासी अपने अंकुश निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। यह नहीं होगा नागिना, ऐसा नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। तूने लेंस तोड़ दिया नागिना, लेकिन अब तक आधे नागद्वीपवासी अंकुश निकाल चुके हैं। अब वे तेरे वश में नहीं हैं, लेकिन आधी जनता अभी भी अंकुश के वश में है। नागराज, अब आज़ादों और गुलामों में जंग होगी, खून की नदियाँ बहेगी, मिट जाएगा नागद्वीप। अगर ये मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। थोड़ी ही दूर पर चट्टानें बहुत भारी है, इनको हटाकर रास्ता खोल पाना असंभव है। हम बंद हो गए हैं फेसलेस, अब एक ही रास्ता है। मैं नागराज या कालदूत से मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है दादाजी, मेरा मतलब वैदाचार्य। आप पीछे हटिए, रास्ता मैं खोल देता हूँ। कैसे? अंदर आते समय मैं कुछ तिलिस्मी विस्फोटक गुफा के द्वार पर छोड़ आया था। मैं उसको यहाँ से संचालित करके फोड़ सकता हूँ। ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको कसरत करता देखकर मज़ा आ रहा था। अब आप पीछे हटिए, मैं रास्ता खोल देता हूँ। अब जल्दी करो फैसलेस, हमको गुरुदेव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपनी योजना पूरी कर लेनी है। लेकिन योजना है क्या? और इधर नागद्वीप वासियों के दो गुट एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तैयार थे। देखो नागराज, देखो नागद्वीप का विनाश। मेरे आदेश पाते ही मेरे गुलाम दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। अब तू आदेश नहीं देगी नागिना, बल्कि आदेश लेगी मुझसे। विसर्पी, आपका पीछा करना अंकुश ने कैसे छोड़ा महात्मन? काल सर्पी से लड़ते लड़ते अंकुश एकाएक गायब हो गया नागराज। मैं समझ गया, चूंकि अंकुश आपके शरीर में धंस नहीं पाया था, इसलिए नागिना के हाथ से अंकुश गिरते ही वह भी गायब हो गया। लेकिन यह घटना हुए तो थोड़ी देर हो गई है। इस दौरान आप क्या कर रहे थे? विसर्पी को होश में लाने की चेष्टा कर रहा था नागराज। हम जानते थे कि नागिना को रोकने का सबसे आसान उपाय राजदंड ही है। गुलामों पर तेरा आदेश चलता है और तुझ पर मेरा। नगीना, अब अपने गुलामों को आदेश दे कि वे अंकुश निकाल फेंके। राजदंड की आज्ञा का विरोध नहीं कर मैं राजदंड की आज्ञा का विरोध नहीं कर पा रही हूँ। गुलामों, अंकुश को अपने शरीर से निकाल दो। नगीना के हुक्म का पालन हुआ और नागद्वीपवासी अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। चलो, नगीना और उसके अंकुश को आतंक समाप्त हुआ। अब हम कुछ पल चैन से बैठ सकेंगे। अब मैं तुझे राजदंड की शक्ति से बंदी बनाती हूँ नगीना। तुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। नहीं महात्मन, नागद्वीप पर नगीना से भी ज़्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वेदाचार्य, नागराज नागद्वीप के कारण पूरे विश्व पर खतरा मंडरा रहा है महात्मन कालदूत। कैसा खतरा वेदाचार्य? आप तो गुरुदेव एवं नागपाशा के पीछे गए थे। खतरा उनके ही कारण है गुरुदेव। राजा मणिराज की भस्म और नागपाशा की त्वचा से एक बालक पैदा करा रहा है, कृत्रिम गर्भाशय द्वारा। और अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो वह मणिराज का पुत्र होगा, नागद्वीप का वारिस। और उसका आधा पिता होने के कारण नागपाशा होगा नागद्वीप का कार्यकारी सम्राट। फिर नागद्वीप का खजाना भी उसका होगा और त्रिफना की मूर्ति भी। अभी हम बाजी हारे नहीं है दादाजी। नगीना यहीं पर है, बंदी अवस्था में है, और वे 3 मणियाँ इस वक्त इसके कंठहार में है। नागराज इनको अपने पास रख सकता है और मणियों के बगैर त्रिफना की मूर्ति बेकार है। वाह, यह तो सही बात है नागराज। नगीना का कंठहार उतार लो। ठीक है दादाजी। नागराज के हाथ आगे बढ़ाते ही नगीना एकाएक अदृश्य हो गई। ये क्या? नगीना अपनी तंत्र शक्तियों की मदद से गायब हो गई। यह असंभव है नागराज। राजदंड के बंधनों में कैद प्राणी की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। नगीना अपने तंत्र का प्रयोग कर ही नहीं सकती थी। कुमारी विसर्पी सत्य कह रही है। मुझे यहाँ पर किसी और
शक्ति का आभास हो रहा है, ऐसी शक्ति जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह यांत्रिक शक्ति है महात्मन, गुरुदेव की यांत्रिक शक्ति। वही नगीना को उठा ले गया है मणियाँ हासिल करने के लिए। अब एक ही उपाय है त्रिफना को बचाने का। नागद्वीप और शासन और राजदंड नागपाशा के हाथ में नहीं जाना चाहिए, और ऐसा करने का एकमात्र रास्ता है नागराज और विसर्पी का विवाह। आपका सुझाव तो दिल को खुश कर देने वाला है वेदाचार्य, लेकिन इस विवाह से हासिल हो क्या होगा? अगर उस शिशु के पैदा होने से पहले नागराज और विसर्पी का विवाह हो गया तो नागराज नागद्वीप का सम्राट बन जाएगा, परंतु यह विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए, वरना अगर वह शिशु पहले पैदा हो गया तो वह नागद्वीप का सम्राट होगा, नागराज या विसर्पी नहीं। और उस बच्चे का आधा पिता होने के कारण शासन नागपाशा के हाथों में चला जाएगा, राजदंड भी जाएगा और त्रिफना भी। और अगर नागराज और विसर्पी का इस विवाह पर आपत्ति नहीं हो तो मैं अभी सारे नागद्वीप को न्योता भेज देता हूँ। बड़ी धूमधाम से होगी ये शादी। नहीं महात्मन कालदूत, ये शादी गुप्त रूप से होगी, ताकि नागपाशा एवं गुरुदेव की इसकी भनक तक न लगने पाए। ठीक है, तुम दोनों का क्या कहना है नागराज और विसर्पी? इस बात पर विचार करने का समय है ही नहीं महात्मन। अब हमारी हामी कोई मायने नहीं रखती। अगर दुनिया को खतरे से बचाना है तो इस विवाह को करना ही होगा। मेरा विचार भी नागराज जैसा है महात्मन। ठीक है, राजपुरोहित को बुलाओ और विवाह की तैयारियां शुरू करो। आनन फानन में कालदूत की गुफा में मंडप लग गया और मंत्रोच्चार के साथ विवाह की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओम गरुड़ध्वज ओम पुंडरीकाक्ष नमः। एक समय में दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थी। एक ब्रह्मांड के विनाश के लिए बस नागपाशा सिर्फ कुछ पलों की देर है, और दूसरी ब्रह्मांड के शांति के लिए 6 फेरे हो चुके हैं, सिर्फ एक फेरे की देर है। ये गर्म पानी की बूंदें कहाँ से आई? ये तो आंसू हैं, भारती के आंसू। उसके आंसू जिसने मेरे और द्वीप के लिए कई बार अपने को खतरे में डाला है। मुझ पर कई एहसान है उसके। वैसे भी किसी और का दिल दुखाकर मैं कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी नहीं। रुक क्यों गई विसर्पी? फेरे पूरे करो। नहीं महात्मन, यह विवाह नहीं हो सकता। क्यों विसर्पी? एकाएक ऐसा क्या हो गया? नागराज को नागद्वीप का सम्राट बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। आप उसे सम्राट घोषित कर दे और नागद्वीप की प्रजा का समर्थन भी ले ले। मैं नागद्वीप के शासक पद छोड़ती हूँ। छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी अब नागद्वीप के शासक नहीं रही विसर्पी। नागपाशा, ये नागपाशा है, लेकिन इसने राजदंड कैसे उठा लिया? राजदंड इसके वश में कैसे आ गया? सिर्फ राजदंड ही नहीं, राजदंड से खजाना खोलकर मैंने त्रिफना को भी हासिल कर लिया है। लेकिन कैसे? इस शिशु की वजह से मणिराज की भस्म और नागपाशा की कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए अब ये नागद्वीप का सम्राट है और इसका आधा पिता नागपाशा कार्यकारी सम्राट। यही नहीं, राजदंड की शक्ति से अब नगीना भी हमारी गुलाम है, और उसने तीनों मणियाँ हमको सौंप दी है। नागपाशा त्रिफना के मस्तकों पर मणियाँ स्थापित करो और भूत भविष्य तथा वर्तमान के राजा बन जाओ। मणियाँ खांचों में स्थापित होते ही पूरा वातावरण एक चमक और गर्जना से भर गया। कुछ करिए महात्मा कालदूत, रोकिए इस दुष्ट को। ये अब हमारे सम्राट है विसर्पी, इनके विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा महात्मा कालदूत। मैं नागद्वीप की प्रजा नहीं हूँ, त्रिफना छीन लूँगा मैं इससे। तूने मुझे त्रिफना की शक्ति दिखाने का मौका दे दिया नागराज। अब मैं त्रिफना की शक्ति से तुझे भविष्य में फेंक दूंगा, तेरे उस भविष्य में जहाँ पर तू बूढ़ा और अशक्त है और तेरे दुश्मन है भविष्य के हथियारों से लैस हजारों मानव। एक तरफ 3 कालों के सम्राट नागपाशा की असीम शक्ति और दूसरी तरफ अशक्त नागराज की दृढ़ इच्छा शक्ति। फैलेगा विनाश या स्थापित होगी शांति, निर्णय करेगा महायुद्ध, जो मैं आप लोग के सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।